देखो अभी करना क्या है, हम ना चैप्टर नंबर 5 रिवाइज कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का। गुड आफ्टरनून आयुषी, गुड आफ्टरनून। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो जब भी रिवीजन करते हैं बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ये चैप्टर हम क्लास में कर चुके हैं। रिवीजन के लिए क्या करना है, अभी हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। कॉन्सेप्ट सारे सीखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या क्या इसका एप्लीकेशन है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारी चीजें हम डिस्कस करें। ओके, क्वेश्चंस तुम्हें इसके सारे बैठ के करने हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं बैठ के, और भी सारी बुक्स जो भी तुम्हारे पास हैं। तो उन सबके क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे आज की क्लास का कोई मतलब नहीं है। तो कॉपी पेन लेके साथ बैठो। लिखने वाला काम थोड़ा फास्ट करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग। ओके, तो लिखने वाला काम थोड़ा फास्ट करना है। नोट्स प्रॉपर मेंटेन रखने हैं, जिसपे मैं हमेशा फोकस करता हूँ। बिना नोट्स के हम कुछ खास कर नहीं पाएंगे। तो आज की क्लास के बाद कल तक का टाइम है। अगर तुमने कल तक इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आज की क्लास का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखो 11th का जो बैच है मेरा, उसमें मैंने इसी चैप्टर से स्टार्ट किया था। रीजन क्या था इसका, मैंने चैप्टर नंबर 5 से क्यों स्टार्ट किया था। क्लास 10th में हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ के आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबने पढ़ा है क्लास 10th में? क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं। तो वहां पे याद करो, जब हम इक्वेशंस का रूट निकालते थे, सॉल्यूशन जब निकालते थे, तो डिस्क्रिमिनेंट एक वर्ड होता था, कैपिटल डी जिसको बोलते हैं। हमने उसको b² - 4ac से डिफाइन किया था। अब ये जो d होता है, इस पे कुछ कंडीशन लगी होती थी। 10th में हम ये सारा पढ़ के आए थे। अगर d = 0 होगा तो क्या होगा, d <0 तो क्या होता है। थर्ड कंडीशन थी, अगर d <0 होता है तो क्या होता है। तो इस वाले में दोनों रूट्स हमारे रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। इस केस में रूट्स हमारे रियल और अनइक्वल होते हैं। थर्ड केस में हम क्या करते थे, नो रियल रूट्स लिखते थे। सबको पता है ये बात। थर्ड केसेस में जो आता था, थर्ड केस, उसमें हम d जब <0 होता था तो हम क्या करते थे, नो रियल रूट्स लिखते थे। रीजन क्या है नो रियल रूट्स लिखने का, कि x की जो वैल्यू होती थी वो -b ± (d/2a) ये होती थी। और ये कौन से इक्वेशन का सॉल्यूशन था, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने इस फॉर्म पे कंसीडर करी थी। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो रूट के अंदर है। अब रूट के अंदर ऐसे थोड़े ना कि कोई भी नंबर डाल दिया। रूट के अंदर अगर हम 0 डालेंगे तो वो एग्जिस्ट करता है, 0 मिल जाएगा। रूट के अंदर 25 डालेंगे तो ठीक है, 5 मिल जाएगा। बट रूट के अंदर माइनस का नंबर अगर डाल दें तो ये चीज हम क्लास 10th में नहीं सीख पाए थे। इसी वजह से जब d <0 होता था तो इसको हमने रखा था क्लास 11th के लिए। मैंने बताया भी था वहां पे कि इस चीज को हम क्लास 11th में डील करेंगे। तो इसी वजह से जब भी हमको d <0 मिलता था, हम नो रियल रूट्स लिख के हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता था। बट अब टाइम आ गया है उस चीज को आगे बढ़ाने का, है ना। तो अब टाइम आ गया है कि जो d <0 थर्ड केस हमने उतना फोकस नहीं किया था, उसको हम यहाँ पे डील करेंगे। तो यही रीजन है मैंने इस चैप्टर से स्टार्ट किया था। यहाँ पे जो बेसिक पार्ट है ना इसका, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, उसको कैसे हैंडल करते हैं, वही हमको इस चैप्टर में सीखना है। और उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। सबको क्लियर ये बात? यस सर। सारे कर देना प्लीज, वरना 2 मिनट पूछने में ही लग जाता है। तो चलो देखो इसमें क्या क्या है। पहले हम इसी बेसिक चीज को डिफाइन करते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो उसको हम डील कैसे करते हैं। एक बार जब वो सीख जाएंगे फिर हमको इसकी प्रॉपर्टीज सीखनी है, सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, क्या क्या इसके अंदर है। तो इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट थोड़ा ज्यादा है। एनसीईआरटी में ठीक है, पता नहीं चलता है कि कौन कौन सा थ्योरी पार्ट है, बट इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट थोड़ा ज्यादा है। तो नोट्स प्रॉपर मेंटेन रखना, एग्जाम टाइम पे वही तुमको हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज, ऐसे नंबर्स के बारे में सोचते हैं। रूट के अंदर -4 है, इसकी वैल्यू क्या रीजन है कि हम इजीली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। 10th में हमने इसको डिफाइन नहीं किया था, क्या रीजन है। देखो 4 का अगर हम रूट निकालें तो ये होता है +2। अच्छा, कभी कभी हम ये भी देखते हैं 4 का रूट +-2। तो 4 का रूट -2 नहीं होता है, ये दिमाग में रखो। 4 का रूट -2
नहीं होता है, 4 का रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फिर हम प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? इसके दो रीजन हैं। किसी ने बोल दिया x की वैल्यू √25 है, और किसी ने बोल दिया x स्क्वायर है 25, और यहां से हमने x निकाला √25। तो ये वाला जो x है वो देखो लीनियर इक्वेशन है, x का पावर 1 है, ये है हमारा लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन में अगर 1 वेरिएबल हो तो कितने सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। x की एक ही वैल्यू मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, और वो वैल्यू क्या होगी? +5। -5 रख के देखो, कभी इक्वल नहीं आएगा। ये क्वाड्रेटिक है, इसमें दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस साइन के साथ आएगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई? +5। तो कहाँ पे प्लस माइनस लगाना है, कहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाना है, ये हमको सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस होगी। ध्यान रखना है कहाँ पे हमको प्लस माइनस रखना है, कहाँ पे प्लस माइनस नहीं रखना है। तो जब भी ऐसे सिचुएशन को हम हैंडल करेंगे, x का पावर 1 है तो 1 वैल्यू होगी, ये सिर्फ +5। तो इस बात को ध्यान रख लो, रूट के बाद अगर 4 है, रूट के अंदर अगर 4 है तो सिर्फ +2 लिखना है, -2 नहीं लिखना है। स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इस चीज को हम चैप्टर में कई बार डिस्कस करेंगे। किसी भी नंबर पे अगर स्क्वायर रूट है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। अगर डिग्री 2 सॉल्व कर रहे हैं तब हम प्लस माइनस यूज करते हैं। अब देखो, तो रूट के अंदर अगर 4 है तो हमारे माइंड में क्या चलता है? इसका आंसर 2 आता है वैसे। तो माइंड में क्या चलता है कि 2 को स्क्वायर करके 4 मिलता है। अब किसी ने बोल दिया 100 का रूट निकालो, तो हम ऐसे सोचते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है? तो आंसर होता है 10। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास -16 हो। -16 का रूट निकालने में हमको प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? ऐसा नंबर हम ढूंढ नहीं पाते हैं जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो माइनस में रिजल्ट आए। या तो हम -4 ले लें, उसका स्क्वायर करेंगे तो +16, और +4 का स्क्वायर तो +16 होता ही है। तो मतलब ऐसा नंबर हमें नहीं मिला है जिसको स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस में रिजल्ट आए। इसी वजह से इस चीज को हमने क्लास 10th में छोड़ दिया था। अभी इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो, एक ना इमेजिनरी कोएफिशिएंट होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। जब तुम नंबर्स की ट्री पढ़ रहे थे तो नंबर्स कोई भी सिर्फ दो टाइप्स का हो सकता है। कोई भी नंबर हो वो सिर्फ दो टाइप्स का हो सकता है, या तो वो नंबर रियल होगा या सेकंड पार्ट में इमेजिनरी होगा। या तो नंबर रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। तो रियल के बाद की जितने भी ब्रांचेस हैं वो सारा हमने 10th तक पढ़ लिया था। इमेजिनरी का जो पार्ट है ना, वो क्लास 11th में हमको सीखना है। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमको अभी सीखना है। तो एक ना टर्म हम डिफाइन करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को डिफाइन करने के लिए एक टर्म हम डिफाइन करते हैं। उस टर्म को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। उस टर्म को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई। इस आई को बोलते हैं आयोटा, IOTA। इस आई को हम आयोटा बोलते हैं। तो ये जो आयोटा है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये जो आयोटा है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। IMZ मतलब इमेजिनरी, समझ जाना, इमेजिनरी नंबर होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कहने का मतलब आयोटा की जो वैल्यू होगी, या सिर्फ आई की जो वैल्यू होगी, वो रूट के अंदर -1 होती है। तो ये हमारे दो डेफिनेशंस हैं। अगर ये चीज हम साथ रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है। अब देखो, रूट के अंदर -4 हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? पहले इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई -1। ये बन जाएगा 4। आई को -1 मतलब आई स्क्वायर को -1 लिख सकते हो। तो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पे लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। अब ये बात सबको पता है, अगर 10 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो रूट के बाहर क्या मिलता है? 10 मिलता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2i। मतलब -4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2i। अब हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जिस भी नंबर के साथ i लगा है वो समझ जाना रियल नंबर नहीं है, वो कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे थोड़ी देर में आएंगे। ये इमेजिनरी नंबर है, पहले ये समझो। कोई भी नंबर के साथ i नहीं लगा है, 5/3, तो ये हमारा रियल नंबर है ना? ये हमारा कैसा नंबर है? रियल नंबर है।
5i/7 ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर अलग अलग रखना। यहां तक की बात क्लियर सबको? यस सर। ठीक है। एक और बहुत बड़ा मिथ है जो हमें समझना है पहले। देखो रूट के अंदर मान लो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ओके। क्या क्या नंबर्स हैं वो ध्यान से सोचो। हमारे पास है -16 मल्टीप्लाइड बाई -4। इसकी वैल्यू जरा निकालो अपनी अपनी कॉपी पे। कितनी वैल्यू होगी? -8 -8। अच्छा, सर 8। 8। बहुत बढ़िया। देखो इसको -16 मल्टीप्लाइड बाई -4 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, -16 मल्टीप्लाइड बाई -4, माइनस प्लस ये हो गया 64। तो वैल्यू कितनी आ गई? 8। ऐसे निकालो आयुषी, आरुष, यस सर। किरत, किरत यस यस सर। +8 ना? यस सर। -8। नहीं। हाँ, अरे जल्दी बोलना, कॉपी पे लिखा होगा, बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? तो +-8। +-8 ये समझेगा, सुधरेगा नहीं, ये +-8 लिखने वाला है, ठीक है लिखो तुम। अभी बता रहा हूँ, √16 केवल +4 होता है, इनका प्लस माइनस। देखो ये गलत है, ये वाला गलत है, ओके। इसका आंसर होगा -8। देख लेंगे क्या आंसर होगा। तो ये जो ऐसे कर रहे हो ना, ये गलत है। क्यों गलत है? तो एक रूल समझ लो, यहीं पे एक रूल ध्यान से समझ लो। रूट के अंदर a मल्टीप्लाइड बाई रूट के अंदर b, इसको हम लोग क्या करते हैं, √ab लिख लेते हैं। तो इस पे एक कंडीशन है, ये हर समय ट्रू नहीं है। ये जो हमने यूज किया है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है, दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल रूट के अंदर डाल दिया, ये हर समय वैलिड नहीं है। तो ये कब वैलिड है? इट इज वैलिड या ट्रू, इट इज ट्रू और वैलिड ओनली व्हेन at least one of the given number is either positive or 0। तो क्या रूल है? √a into √b is equal to √ab। it is valid या true only when at least one of the given number is either positive or 0। यहाँ देखो दोनों नेगेटिव है, तो ये रूल फेल है, ये रूल फेल है यहाँ पे ये रूल फेल, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा? इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। ये रूल तभी वैलिड है जब कोई भी एक पॉजिटिव हो या फिर कोई एक 0 हो। दोनों नेगेटिव हो, उसी केस में ये रूल फेल हो जाता है। तो कैसे सॉल्व होगा? -16 है रूट के अंदर, इसको क्या लिख सकते हो, 4i², मतलब 4i का होल स्क्वायर। सोच के समझ के बताओ। चलो ऐसे अगर दिक्कत हो रही हो तो पहले इसको लिखो 16i², ये ठीक है। 16i² पहले वाले को लिख लिया। दूसरे वाले को क्या लिखोगे? 4i², क्योंकि i² -1 होता है। तो पहले वाले को रूट से बाहर निकालो 4i, और दूसरे वाले को रूट से बाहर निकालो 2i। ये हो गया 8i²। तो 8 इंटू -1, आंसर कितना हो गया? -8। तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे इसको पूछ लेते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन में ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वो टेस्ट करते हैं। तो इस रूल को याद रखोगे, √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। ये तभी वैलिड है जब कोई एक पॉजिटिव हो या 0 हो। हाँ, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, √16, √4, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 64 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है।
एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है और ये वाला -4 है, तो इसको -64 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 64i², तो 8i बिल्कुल सही है। क्यों 8i सही है? इसको सेपरेटली सॉल्व करो तो भी इतना ही आएगा। ये कितना हो गया 4 हो गया ना, और ये कितना हो गया 2i हो गया, तो मल्टीप्लाई करके 8i। देखो दोनों मैच हो रहा है, समझ रहे हो? लेकिन जब दोनों नेगेटिव हो उसी टाइम पे ये रूल फेल है, और इसी पे वो स्किल टेस्ट करते हैं क्वेश्चन में। ये तो सिंपल है, इसमें कोई कुछ पूछता नहीं है ना? कॉपी करो उसको जल्दी से। सबका हो गया? यस सर। गुड। अब ना आई पे कुछ और फॉर्मूले हैं, आई पे कुछ फॉर्मूले हैं, वो हम सीखने चलते सर हैं। हो गया। गुड। देखो आई पे कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रिलेशनशिप हैं जो आई पे हैं। i⁻1 इसकी वैल्यू कितनी होती है? i होती है। अगर i² कोई लिखे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1। फिर i का क्यूब कोई लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे? i² इंटू i, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सबको पता है, तो ये हो गया माइनस का i, i² -1 इंटू i माइनस i। i⁻4 कोई लिखना चाहे तो ये होगा i² इंटू i², -1 इंटू -1, इसकी वैल्यू होती है 1। तो अब देखो i⁻5 अगर किसी को चाहिए तो कैसे लिखोगे? i² इंटू i, ये -1 प्लस हो गया और इंटू i, तो ये आंसर कितना हो गया? i। i⁻6 कोई लिखना चाहे तो -1 इंटू -1, आंसर कितना होगा? -1। i⁻7 अगर कोई लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे? i⁻4 इंटू i⁻2 इंटू i⁻1, तो i⁻4 कितना होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाई i² होता है -1 इंटू i, तो ये हो गया -i। और i⁻8 अगर किसी को चाहिए तो i⁻4 का स्क्वायर होगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको देखो, i का पावर 1 है तो वैल्यू i मिली है, फिर -1, तो वैल्यू ऐसे मिलती है i -1 -i और +1। यही चार जो सीक्वेंस है ना वही रिपीट होता है। देख लो आगे भी रिपीट हो रहा है, i -1 -i +1, तो यही चार जो है वो रिपीट होता है। इन 4 के इंटरवल्स पे सारी वैल्यूज रिपीट होती है। तो हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्मूला, उसमें यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 4 है 8 है, इसी सीक्वेंस में आगे क्या मिलेगा? 12 मिलेगा, है ना? इसी सीक्वेंस में आगे क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। मतलब कोई पूछे i⁻40 कितना होगा, तो 44 के टेबल में आता है, वैल्यू 1 हो जाएगी। हमें ये चार याद रखने हैं और इन्हीं पे हम चार फॉर्मूले बनाते हैं। तो ऐसा नंबर जो i के पावर पे हो और वो नंबर 4 के मल्टीपल में हो, इससे 4 के टेबल में आने वाला कोई भी नंबर हो, तो वैल्यू कितनी होगी? 1। तो इसको कैसे लिखोगे? देखो 40 को लिखने के लिए क्या हम 4 इंटू n लिख सकते हैं, जहां पे n को कोई इंटीजर बोल दें? Yes, 4n से क्या होगा? 4 के टेबल के सारे नंबर रिप्रेजेंट हो जाएंगे ना। तो i⁻4n इसकी वैल्यू 1, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या है? अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रहा है। i⁻4 1 होता है, i⁻8 1 होता है, i⁻12 1 होता है। n की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर, वो लास्ट में लिख लेंगे। फॉर्मूला नंबर 2, i⁻4n + 1, तो इसमें कौन कौन से नंबर मिलेंगे? i⁻4n + 1 में i⁻5 मिलेगा, फिर n को 2 रखो तो 9 मिल जाएगा, n को 3 रखो तो 13 मिल जाएगा, और n को 0 रखो तो 1 मिल जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज i⁻1 मतलब i के जैसी होगी। थर्ड फॉर्मूला, i⁻, अगर किसी ने 4n + 2 रखा है, 4n + 2 मतलब अगर n को 0 रखो तो i² मिलेगा,
n को 1 रखो तो 6 मिलेगा, फिर मिलेगा 10, ये i है, फिर मिलेगा 14। तो ये सारी वैल्यूज आई स्क्वायर के इक्वल होगी। आई स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। लास्ट वैल्यू आई टू द पावर 4n+3, ये कितना होगा? तो n को 0 पुट करोगे, i3, फिर i7, फिर i11, फिर i15, इस तरीके से होगा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आई क्यूब के इक्वल होगी। आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, तो -i। तो ये 4 वैल्यूज हमको याद रखनी है। इन सब के लिए एक चीज कॉमन है, जो n है हमारा वो इंटीजर है। n जो हमारा है वो क्या है? इंटीजर है। अब इस पे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज 1 की बात कर रहा हूँ। अगर आर एस अग्रवाल से चलते हो तो एक्सरसाइज 1 में इस पे बहुत अच्छे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं। आर एस अग्रवाल का पीडीएफ मैंने सबको दिया है, तो आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन जरूर करना। एनसीईआरटी तो बाय डिफॉल्ट करना ही है। प्रैक्टिस के लिए आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन करोगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे ले लेते हैं। मान लो किसी ने पूछ दिया आई टू द पावर 37 प्लस आई टू द पावर 5, इसकी वैल्यू निकालो, कितनी होगी इसकी वैल्यू निकालो। कैसे करोगे? 37 को 4 के टर्म्स में लेके जाओगे, मतलब इनमें से कौन सा 37 को मैच करेगा। n की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, अगर गलत हो तो बता देना। तो इसको लिखेंगे, 37 को लिखेंगे 9 इंटू 4 प्लस 1, बोलो सही है? 36 प्लस Yes, 1 sir. और 4 को Yes, sir. लिखोगे आई टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस आई प्लस 1, सॉरी 5 को 4 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसको मैच करो, ये कौन सा फॉर्मूला है? 9n+1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसको 4n प्लस ऐसे लिखते हैं, पावर थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। 37 को लिखेंगे 4 इंटू 9 प्लस 1। तो देखो कौन सा फॉर्म मैच हो रहा है? 4n+1 का फॉर्म मैच हो रहा है ना इस वाले के लिए। अगर सिर्फ इसकी बात करें तो ये i टू द पावर 4n+1 इसके इक्विवेलेंट है ना। n की वैल्यू यहाँ पे 9 है, 9 तो इंटीजर होता ही है। तो i टू द पावर 4n+1 ये कितना होता है? i होता है। तो अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ये भी 4n+1 है तो ये भी i हो गया। अब आंसर कितना हो गया? 2i। तो ये हमारा आंसर। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको ये 4 फॉर्मूले का पावर है तो। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा 1/i कितना होता है? देखो जैसे ना 9th में हमने सीखा है और 10th में उसको आगे प्रोसीड किया था कि रूट में अगर नंबर डिनोमिनेटर में रखा है तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं। कोई नंबर अगर 1/i रखा है तो अब डिनोमिनेटर बहुत ही स्पेशल चीज होती है। तुमने ये अभी तक देख लिया होगा 8th में, 9th में, 7th में, 10th में, कि अगर रूट सॉरी डिनोमिनेटर में अगर -2 भी रखा है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। डिनोमिनेटर में माइनस का नंबर अलाउड नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर पॉइंट लिखा है तो ये भी अलाउड नहीं है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। डिनोमिनेटर में बहुत ही स्पेशल चीजें हैं। डिनोमिनेटर अपने आप में बहुत स्पेशल है, उसमें कुछ भी नहीं रख सकते। तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, डेसिमल के नंबर अलाउड नहीं है। डिनोमिनेटर में रूट है तो वो भी अलाउड नहीं है, इसको हम √2/2 रैशनलाइज करके लिखते हैं। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर भी अलाउड नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर है उसको हम रैशनलाइज करेंगे। प्रोसेस का नाम सेम है, रैशनलाइजेशन। तो डिनोमिनेटर में हम इमेजिनरी नंबर को भी नहीं रख सकते। अब i कैसे हटेगा? अगर इसको एक और i मिल जाए, क्योंकि i इंटू आई मल्टीप्लाई करके -1 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर से i कैसे हटेगा? अगर उसको एक और i मिल जाए तो हट जाएगा। तो ये ऐसे रैशनलाइज करने के लिए हमने i/i से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हो गया i, नीचे कितना हो गया? -1। अब नीचे फिर माइनस भी अलाउड नहीं है तो ये -1 हो गया। 1/i की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये भी एक फॉर्मूले की तरह याद रखोगे। 1/i होता है -1। कई बार हमको डायरेक्टली ये दिख जाता है, जैसे मान लो कहीं पे दिख गया 3/7i, तो उसको क्या लिखोगे? -3/7i, सीधा। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना। 1/i जो होता है वो -i के इक्वल होता है। कॉपी करो उसको जल्दी से।
Done. ठीक है, डन सर। ओके, हो गया सबका? Yes, sir. चलें आगे चलते हैं। तो अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे हैं, पहले समझ लो कि सारे को, लिखने की जल्दीबाजी मत करो। सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल जेड से डिफाइन करते हैं। तो जेड अगर कहीं पे भी लिखा है जेड इक्वल टू समथिंग समथिंग, जेड का मतलब अगर वो जेड को स्पेशली मेंशन ना करे तो अंडरस्टूड क्या होगा, जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस आई बी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म पे लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a एंड b कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। जैसे z इक्वल टू 3 प्लस 5i, तो यहाँ पे a कितना है 3, b कितना है 5, दोनों के दोनों रियल नंबर हैं, देख सकते हो दोनों के दोनों रियल नंबर हैं। हाँ, b के साथ i लग गया तो i के साथ मतलब 5i हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। 5i क्या है, इमेजिनरी नंबर है, बट इमेजिनरी नंबर 5i में जो i का कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर है। ध्यान रखना 5 जो है वो रियल है। ओके, तो वही बात यहाँ पे समझाई गई है। कोई भी रियल नंबर हम a प्लस आई बी के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जहां पे a और b कैसे नंबर होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। अगर हमको 2-3 रियल नंबर्स कंसीडर करने हैं तो क्या करेंगे, z1 z2 करके लिख लेंगे, z1 a प्लस आई b1 एंड z2 a2 प्लस आई b2। एंड इसी तरीके से हम अगर 5-6 नंबर्स लेने हैं तो z3 z5 तक जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर क्या होता है, प्योरली रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें मान लो z हमारा a प्लस आई बी है एंड इफ b 0 हो जाए, अगर यहां पे b 0 हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, z की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ a बच जाएगी। इस केस में z जो होगा इज अ प्योरली रियल नंबर रह जाएगा। क्यों रियल क्यों रह जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट वहां पे गायब हो गया है। तो कोई भी प्योरली रियल नंबर तभी होगा जब उसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट न लगा हो। प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसे होगा, आई एम जेड मतलब इमेजिनरी, ठीक है। प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसे होगा, उसी में अगर z हमारा a प्लस आई बी है एंड a 0 हो जाए, अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा, रियल पार्ट जो होगा z का वो 0 हो गया, तो इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, तो दो नंबर्स हैं z1 एंड z2, ठीक है। पहले नंबर में a1 b1, दूसरे में a2 b2 करके लिख लेते हैं। अब इनका अगर सम निकालना है, ठीक है, z1 प्लस z2 निकालना है, तो ये होगा a1 प्लस आई b1 प्लस a2 प्लस आई b2। अब देखो इसमें जो रियल रियल पार्ट्स हैं उनको साथ लिख लो, a1 प्लस a2 प्लस आई कॉमन करके b1 प्लस b2 लिख लो, है ना। तो ये जो नंबर मिल गया वो भी एक कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। z जो मिल गया वो भी एक कॉम्प्लेक्स होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होगा वो भी हम a प्लस आई बी के फॉर्म पे लिख सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम अगर लिखेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही आएगा। कोई रियल पार्ट होगा उसके साथ फिर प्लस माइनस जो भी साइन होगा, कोई इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ आई लगा होगा। यहाँ पे भी ए और बी जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। ये वाला फॉर्म याद रखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का सम निकालो, डिफरेंस निकालो, अनलेस अनटिल कोई स्पेशल कंडीशन मेंशन ना हो या स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, तो उनका सम जो होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जाएगा।
नेक्स्ट, ये अभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आगे चल के यही हमको ध्यान रखने हैं, तब हमको बड़े बड़े टॉपिक समझ में आएंगे। तुम लोग ये बोलोगे एबीसीडी क्यों सिखा रहे हैं? एबीसीडी सीखना जरूरी है। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को CN लिखें, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो Z1 मान लो A1 प्लस IB1 है, एंड Z2 कितना है? A2 प्लस IB2 है। यहाँ पे हमको Z1 माइनस Z2 निकालना है, तो क्या करेंगे? A1 प्लस IB1, इसमें से माइनस करेंगे A2 प्लस IB2 को। तो देखो कैसे होगा, A1 माइनस A2 ये रियल पार्ट हो गया, प्लस I कॉमन करके B1 माइनस B2। तो Z जो होगा ना, Z1 माइनस Z2, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको भी हम A प्लस IB के फॉर्म पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो Z1 मान लो A1 प्लस IB1 एंड Z2 जो है वो A2 प्लस IB2 है। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन हमको आता है, ब्रैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना हमको आता है। तो क्या होगा, पहले A1 मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों को, तो A1 A2, ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन सबको आता है ना? बोल नहीं रहे हो? Yes, sir. फिर IB1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करे, तो I के साथ A2 B1, और फिर I इस वाले I को मल्टीप्लाई करके I स्क्वायर B1 B2। ये बन गया A1 A2। ये देखो I स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो ये माइनस B1 B2, ये हमारा रियल पार्ट आ गया। अब इन दोनों पार्ट्स में से I कॉमन कर लोगे तो A1 B2 प्लस A2 B1, ये हमारा कैपिटल Z बन गया, और ये भी देखो A प्लस IB के फॉर्म पे आ गया। यहां तक की बात सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो।
Done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. Sir, गीतन हो गया? Yes, sir. किरत? किरत? sir, हाँ Yes, sir. हाँ आयुषी बोलो। आयुषी yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो डिवीजन कैसे करते हैं देखो। z हमारा है z1 अपॉन z2, तो a1 प्लस आई b1 अपॉन a2 प्लस आई b2। अब देखो इसको तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर अलाउड नहीं है, इमेजिनरी नंबर अलाउड नहीं है, तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए वही रूल है 9th क्लास वाला कि 1/2 प्लस √5 है, √3 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 2 माइनस √3 से, कॉन्जुगेट से, RF से, रैशनलाइजेशन फैक्टर। सबको पता है ना ये? Yes, sir. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, a2 माइनस आई b2, a2 माइनस आई b2, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इससे। तो न्यूमरेटर हो गया a1 प्लस आई b1 मल्टीप्लाइड बाई a2 प्लस आई b2, a2 माइनस आई b2, ये माइनस है, अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया a2 स्क्वायर प्लस आई b2 स्क्वायर, है ना। मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो तुम्हारा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट, तो a1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करे, a1 a2 माइनस आई a1 b2। अब आई b1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करे, तो आई b1 a2 माइनस आई स्क्वायर b1 b2, कहीं गलत हो तो बता देना, अपॉन नीचे बन गया a2 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर b2 स्क्वायर, ऊपर से रियल पार्ट कलेक्ट करो, तो a1 a2, ये देखो ये माइनस का है और आई स्क्वायर भी लगा है, तो प्लस b1 b2, फिर इन दोनों में से प्लस का आई कॉमन, तो ये पॉजिटिव है, पहले लिख लो आई कॉमन, तो a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो गया a2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर, डायरेक्ट लिखें इसको, है ना। अच्छा Yes, कुछ sir. गलत तो नहीं हो रहा है? कोई मुझे बता भी नहीं रहा है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, सब बैठ के देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो यहां हो गया प्लस, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये माइनस और ये आई स्क्वायर वाला माइनस प्लस हो गया, तो क्या ये a प्लस आई बी के फॉर्म पे है? बिल्कुल है, देखो कैसे, a1 a2 b1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, इसको सेपरेट कर सकते हो ना, फिर i के साथ a2 b1 a1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, तो ये परफेक्टली हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म पे है। बोलो ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक, ये है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो z1, तो ये है a1 प्लस आई b1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 a2 प्लस आई b2। ओके, किसी ने बोल दिया है
Z1 Z2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है A1 प्लस आई B1 इक्वल है A2 प्लस आई B2 के। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, ये एक ही कंडीशन पे इक्वल होगी। क्या कंडीशन? रियल पार्ट्स जो होंगे इनके वो इक्वल होने चाहिए, एंड जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक छोटा छोटा क्वेश्चन कराऊं, अगर मान लो Z1 हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3x प्लस 5iy, ओके, और Z2 हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 9 माइनस 3i। तो ये Z1 Z2 के इक्वल है। If Z1 इक्वल टू Z2 फाइंड x एंड y। तो ये तो सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, और भी बहुत सारे वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पे देते हैं कभी कभी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो इनके रियल पार्ट से इक्वेट करो और इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करो। तो 3x इक्वल टू 9 ये हमारा रियल पार्ट इक्वेट करके आ गया, और 5y इक्वल टू -3 ये हमारा इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके आ गया। तो x मिल गया 3 और y मिल गया माइनस का 3/5। ये हमने x और y कैलकुलेट कर लिया। तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, कॉपी करो उसको। सर। चलो, सबका हो गया कॉपी? आयुषी? सर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ओके, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले हमको डायरेक्टली याद रखने हैं। तो पहले वो फॉर्मूले हम निकाल के देखते हैं आते कैसे हैं, फिर उनको याद रखेंगे। देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z, ठीक है, a प्लस आई भी कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी, z पे बार लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, ओके, इसकी वैल्यू होती है a माइनस आई बी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है, उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो z बार होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार होगा। अब z बार हम निकालते कैसे हैं? z बार मतलब कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैन बी ऑब्टेन्ड by replacing I with minus I in its standard form. A plus IB। क्या मतलब इसका? तो ये लाइन मैंने फॉर्मूले की तरह से इसको याद रखोगे, इस बात को समझ लोगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म पे है, तब ही i को माइनस आई से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 5 माइनस 3i, तो मुझसे इसका कॉन्जुगेट पूछा गया है। तो पहली बात तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म पे है, a प्लस आई बी के फॉर्म पे है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर पे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी होगी? 5, और b की वैल्यू कितनी होगी? -3 हो जाएगा b। तो a प्लस आई बी के फॉर्म पे है ये। अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कितना होगा? i को बस माइनस आई से रिप्लेस कर दो, 5 माइनस 3, और i को क्या करोगे? माइनस आई से रिप्लेस कर दोगे, तो ये आ गया 5 प्लस 3i। समझ गए? अब ये नहीं कि कोई एक नंबर तुमको दे दिया z इक्वल टू 1/3 प्लस आई, तो इसका बार क्या होगा? 1/3 माइनस आई। नहीं, ये गलत हो गया। ये नंबर पहले a प्लस आई बी के फॉर्म पे लिखना है, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट हम निकाल पाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे देख लो। अगर नंबर हमको इस फॉर्म में दिया है तो पहले उसको a प्लस आई बी के फॉर्म पे कन्वर्ट करना हमको जरूरी है। तो इसको रैशनलाइज करके हम a प्लस आई बी के फॉर्म पे ला सकते हैं। 3 माइनस आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। हाँ, डिनोमिनेटर 3 प्लस आई है, उसका कॉन्जुगेट 3 माइनस आई होगा।
इसीलिए हम 3 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। बट ये बात हमने 9th में ही सीख ली थी, ये बात हमने क्लास 9th में ही सीख लिया था कि 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, 3 माइनस आई। बोलो ये सीखा था कि नहीं? 3 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट 3 प्लस रूट 3 है। तो उस टाइम पे बच्चों को कॉन्जुगेट वर्ड नहीं बताते थे, यस सर। रैशनलाइजेशन फैक्टर बोलते थे, RF बोलते थे। याद है किसी को 9th में ये वर्ड रैशनलाइजेशन फैक्टर? यस सर। ये था एक्चुअली में कॉन्जुगेट ही, इसका नाम कॉन्जुगेट ही है, बट छोटे बच्चों को क्या बताएं ये सब, तो इसी वजह से हम RF यूज करते थे। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके कितना आता है, 3 माइनस आई, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 3 माइनस आई, नीचे क्या हो गया, 3 स्क्वायर इज 9, माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये हो गया 1। तो ये बन गया 3 माइनस आई अपॉन 10। अब z का a प्लस आई बी फॉर्म क्या हो गया, 3/10 माइनस आई बाई 10। बोलो यहां तक क्लियर? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है? सर अब निकाल सकते हैं हम z बार। तो z बार के लिए a को वैसे ही लिखो, i/10, i को लिखना है माइनस आई, i को माइनस आई से रिप्लेस कर दोगे तो इसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। 3/10 प्लस i/10, चाहो तो 3 प्लस i/10 लिख सकते हो। कॉन्जुगेट क्लियर सबका? यस सर। चलो अब कुछ ना छोटे छोटे यस सर। फॉर्मूले आप कुछ दिखाते हैं इसी के अंदर। फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहले इन सारे फॉर्मूलों के लिए एक बात दिमाग में रखना, कहीं पे भी z लिखा हो तो z का मतलब हमको a प्लस आई बी सोचना है, ठीक है? अब फर्स्ट फॉर्मूला, z का बार होता है a माइनस आई बी, तो अगर किसी ने z के बार का बार पूछ लिया, ये कितना होगा? गेस करो। Z. वेरी गुड, ये z होगा। कैसे? तो देखो पहले z का बार लिखा है ना, a माइनस आई बी, ये z का बार हो गया और इसका भी बार, कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी बार लगा सकते हो, बार मतलब कॉन्जुगेट। तो a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट कैसे लिखोगे? a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट लिखने के लिए a माइनस बी और i को माइनस आई से रिप्लेस, तो ये a माइनस माइनस प्लस आई बी, क्या ये z हो गया फिर से? तो ये फॉर्मूला बन गया, इसको याद रखना है। कहीं पे भी अगर ऐसा दिखे कि 2 बार बार लगा हो तो दोनों बार काट लेंगे, मतलब हटा लेंगे, काट तो नहीं लेंगे, दोनों बार हट जाएंगे। नंबर 2, z प्लस z बार, इसकी वैल्यू बतानी है। z प्लस z बार की वैल्यू होती है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z को आर ई ब्रैकेट में z लिखते हैं, ठीक है? ये एक नया वर्ड में बताना भूल गया था। रियल पार्ट ऑफ z, जैसे मान लो रियल पार्ट ऑफ z को समझ लो, कोई नंबर लिखा है 3 प्लस 7i, तुमसे किसी ने पूछ दिया रियल पार्ट ऑफ z कितना है तो 3 बोलोगे, किसी ने पूछ दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है तो 7 बोलोगे। इसको ध्यान रखना, ओके? तो इसको प्रूव करते हैं। चलो इसका LHS निकालते हैं। LHS है z प्लस z बार, z और z बार की वैल्यू पुट करो, तो a प्लस आई बी, ये हमारा z हो गया, इसमें ऐड करोगे a माइनस आई बी, आई बी और आई बी कट जाएंगे, ये 2 टाइम्स a आ गया, तो क्या ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z है? यस सर। रियल पार्ट ऑफ z है ना? यस सर। थर्ड फॉर्मूला, अगर z में से हम z बार को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आता है। कैसे? तो LHS निकालो इसका, z माइनस z बार, a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी। देखो यहाँ पे a प्लस आई बी माइनस a प्लस आई बी, तो इस बार क्या होगा, रियल से रियल पार्ट कट जाएगा, ये आ गया 2IB। अब देखो i लगा है मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, और किसका इमेजिनरी पार्ट है? z का। बोलो ठीक है? यस सर। सर। चलो तो ये कॉपी कर लो पूरा। फॉर्मूले इसमें और भी हैं, मैं शायद कराने बैठूं तो हाफ एन आवर से ज्यादा लगेगा, तो इसमें और भी फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले RS अग्रवाल से देख सकते हो, RS अग्रवाल बुक में बहुत अच्छे से। सर हाँ सर मेरी अभी 310 का अकाउंट्स की क्लास है। अकाउंट्स की क्लास है, ठीक है जाओ। तो सर अभी 1 घंटा बचा तो उसका किरत साफ साफ बोलोगे तो मैं सुन लूंगा, कॉपी करके बता दोगे। Done, sir. ओके
सर हो डन सर। चले आगे। तो न्यू टॉपिक, मॉड्यूलस, ये यू है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है, उसके मॉड्यूलस को हम इस तरीके से, ये दो डंडे देख रहे हो, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम मॉड z ऐसे लिखते हैं। मॉड z तुमने पहले देखा है क्लास 10th में, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो एरिया निकालते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले से, तो क्या आता था, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूले में मॉड बना होता था, याद आ रहा है? यस सर। तो ये मॉड वही है, मॉड्यूलस बोलते हैं इसको, पूरा नाम इसका मॉड्यूलस है। इस मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के वक्त हमने इसको सीखा था। तो क्या प्रॉपर्टी होती है वो समझ लो। अगर मॉड्यूलस ऑफ x है तो ये दो वैल्यूज होती हैं इसकी, मॉड के अंदर अगर x है तो इसकी दो वैल्यूज होती है। पहली वैल्यू होती है x एज इट इज, अगर x हमारा पॉजिटिव है या जीरो के इक्वल है। ये वाला माइनस x होता है अगर हमारा x कैसा हो, नेगेटिव हो। तो क्या मतलब होता है इसका, देखो मान लो अगर पॉजिटिव नंबर हमको चाहिए, मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है, तुम्हें तो मालूम है एरिया में हम क्यों लगाते थे कि एरिया नेगेटिव नहीं आता है। तो नेगेटिव नंबर अगर आ गया तो रिजल्ट पॉजिटिव लिखने के लिए हम मॉड लगाते थे। ओके, तो अब 5 है अगर मॉड के अंदर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5। क्यों 5 होती है, क्योंकि x को डायरेक्टली x लिखना है, अगर हमारा अंदर वाला x इस रेंज में आ रहा है तो x को डायरेक्टली x लिख देना है। लेकिन अगर यही -5 हो जाए तो अब हमारा x इस रेंज में जा रहा है, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो -1 फॉर्मूले का, और x हमको लिखना है, माइनस ऑफ x लिखना है। तो एक माइनस फॉर्मूले वाला और दूसरा x खुद नेगेटिव था। तो रिजल्ट को पॉजिटिव करने का तरीका है ये, बस और कुछ नहीं है। तो याद क्या रखना है, इसको इस स्टेप को स्किप करके सीधे यहाँ लिख सकते हो। तो मॉड के अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। मॉड एक्स का ग्राफ भी मैंने दिखाया था, वो भी एक बार फिर से समझ लोगे। मॉड एक्स का ग्राफ जो बनता है, ग्राफ बनाने के लिए पहली बात ये समझो, हमें y इक्वल टू मॉड एक्स रखना है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए जब तक हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट नहीं आता है हम ग्राफ नहीं बना सकते। तो मॉड एक्स का ग्राफ देखो, ये x हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये हमारा y डैश हो गया। देखो ग्राफ बनाने में पहले बिना मॉड के बात करो, मॉड हटा लो यहां से, फिर बात करो क्या होगा। अगर ये मॉड नहीं होता तो y इक्वल टू एक्स होता ना। ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, और कौन से क्वाड्रेंट से पास करेगी बताओ। सर फर्स्ट सर और फर्स्ट और थर्ड। वेरी गुड, ये हमने इनइक्वालिटी, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट Q1 का मतलब क्वाड्रेंट 1, Q3 का मतलब क्वाड्रेंट 3। तो ये लाइन बना लो इस तरीके से, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3, ये हमारी y इक्वल टू एक्स की लाइन हो गई। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर मॉड लगा दिया है तो y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। x नेगेटिव हो सकता है क्या इधर, इस वाले में क्या हम x नेगेटिव डाल सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल डाल सर। सकते हैं। तो x अगर नेगेटिव डाल सकते हैं, मतलब इस फंक्शन का, ये फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, इसका जो डोमेन होता है, डोमेन फंक्शन, वो होता है -∞ टू +∞, दोनों ओपन ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि -∞ से +∞ के बीच में कोई भी नंबर x की वैल्यू हो सकती है, बट जो इसका रेंज फंक्शन होगा वो हो सकता है 0 से लेकर इंफिनिटी। रेंज फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, रेंज मतलब y। तो x की वैल्यू क्या होगी वो डोमेन डिसाइड करेगा, आई मीन डोमेन क्या होगा वो x की वैल्यू डिसाइड करेगी, और रेंज क्या होगा वो y की वैल्यू डिसाइड करेगी। इन डोमेन्स में से कोई भी वैल्यू x की जगह पे डाल दोगे, रिजल्ट हमेशा 0 या उससे बड़ा ही आएगा। 0 भी आ सकता है, ध्यान रखना, इसीलिए 0 को यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट में रखा है, इंफिनिटी को ओपन ब्रैकेट में रखा है। तो कहने का मतलब रेंज हम y एक्सिस पे ढूंढते हैं और डोमेन हम x एक्सिस पे ढूंढते हैं।
है ना। तो अब यहाँ पे x पे तो सारी वैल्यूज हो जाएंगी, मतलब -x से +x, सारी एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब ले लेंगे, बट y जो होगा वो सिर्फ पॉजिटिव y की तरफ रहेगा। तो देखो इस ग्राफ को ओरिजिन से लेकर ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कोई कंफ्यूजन ना हो। ओरिजिन से लेकर ये पार्ट तो सेम है, ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, है ना, एरो रहेगा इस साइड पे। अब ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला देख रहे हो, ये अलाउड नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा यहां से लेकर अगर x हम नेगेटिव इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लो हमने x ले लिया -1, x ले लिया -1, तो y कितना होगा, 1 ही होगा। और क्या x 1 लेने पे भी y 1 होगा, हाँ होगा। इसी तरीके से x हमने -2 ले लिया और x 2 ले लिया, इन दोनों पे y की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो यहाँ देखो ये 1 1 वाला पॉइंट है, ये 2 2 वाला पॉइंट है, ये 3 3 वाला पॉइंट है। अब -1 वाला पॉइंट पे भी हमको 1 ही मिलेगा, तो इसके बिल्कुल लेवल में होगा। यहाँ पे -2 अगर x रखते हैं तो इस लेवल पे होगा, इस तरीके से। तो यहां से भी ग्राफ पास करेगा, कहने का मतलब हमको ये कंप्लीट ग्राफ मिल गया। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन, ये पॉइंट मैं हटा देता हूं क्योंकि बात तो समझ में आ ही रही होगी। तो ये हो गया y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। ये जो पॉइंट है ना ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। ये जो ओरिजिन है यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट बोलना ठीक नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट बोलो, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ग्राफ टर्न करता है, टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, यहाँ से ग्राफ टर्न करता है। तो ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। देखो यहाँ पे y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस के बिलो नहीं जाएगा, क्योंकि x एक्सिस के बिलो क्या होता है, y नेगेटिव हो जाता है। तो ये ग्राफ है, इतना नोट कर लो पहले जल्दी से, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस पे आते हैं। सर हो गया। ठीक है, डन सर। ओके। हो गया सर। कई बार डोमेन और रेंज निकालने में ये वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डोमेन और रेंज निकालने में कई बार ये वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और डोमेन रेंज निकालने के लिए ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो। डन सर। ठीक है, हो गया गीतन? 1 मिनट सर।
सर हो चलो, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंटिन्यू करते हैं। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मॉड z से डिफाइन किया जाता है। अब मॉड के बाहर तो पॉजिटिव आता है, पता है ना, मॉड के बाहर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इफ z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, देन मॉडुलस ऑफ z मतलब मॉड z, इसको निकालने का तरीका है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इसका स्क्वायर, इस तरीके से। तो वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव, बताया था ना। यस सर। यस सर सर मॉड जेड के बाहर भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर इक्वल हो सकते हैं। तो ये मॉड जेड का डेफिनेशन है, मॉडुलस ऑफ जेड का ये मतलब है। इस टॉपिक को मैं थोड़ी देर में आके, जब मैं कन्वर्जन सिखाऊंगा ना, कार्टेशियन फॉर्म टू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तो उसमें मैं इसको फिर से बताऊंगा, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट को। आर्ग्यूमेंट अभी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो मॉडुलस पे मैं थोड़ी देर में फिर आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, और इसका एक प्रोसीजर भी होता है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, नहीं पहले मैं प्रोसीजर दिखाता हूँ, फिर फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाएगा। देखो, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, एंड हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। टू फाइंड z इनवर्स, z इनवर्स मतलब 1/z, ओके, हमें ये फाइंड करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वैसे थोड़ी देर में खुद ब खुद डिराइव हो जाएगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कौन सा पार्ट कैसे कैसे लिखेंगे। चलो देखो, तो पहले हम z का इनवर्स निकालते हैं। z का इनवर्स क्या हो गया, 1/a प्लस आई बी। अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो a प्लस आई बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। ये मिल गया a प्लस आई बी, देखो डिनोमिनेटर में हो गया a। माइनस बी। ए माइनस आई बी से नहीं करेंगे। अच्छा, यस सर। सारे एक्टिव हो। कभी कभी ना ये मिस्टेक जानबूझ के करना चाहिए, a माइनस आई बी से, बिल्कुल सही बात है। अब ठीक है, देख लो। यस सर। हाँ, तो ये बन गया यस a सर। माइनस आई बी, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, a स्क्वायर, और ये माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको प्लस बी स्क्वायर लिख दे। यस सर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया z इनवर्स का, मतलब ये वैल्यू आ गई है। अब इसको हमें लिखना है कुछ कुछ, देखो क्या क्या लिख सकते हैं। z इनवर्स को देखो, ऊपर जो लिखा है a माइनस आई बी, क्या ये z बार है। यस सर। डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो क्या है, तुम्हें बोर्ड पे इसका आंसर लिखा हुआ है, देख के बताना है क्या है, ये बताओ। सर मॉड ऑफ आयुषी नहीं जेड बोलेगी, का होल आयुषी नहीं स्क्वायर। बोलेगी, आयुषी तुम्हें बता रखा है पहले। आरुष, गेतन, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं। सर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। परफेक्ट, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। देखो, मॉड ऑफ z का स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, है ना। तो z इनवर्स का फॉर्मूला हमको मिल गया, मॉड z मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। इसको डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह क्वेश्चंस में लगा सकते हो। जैसे इस फॉर्मूले को टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने की जरूरत है नहीं, वैसे हमने डिराइव करके निकाला है तो फॉर्मूला करेक्ट ही होगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी में, आरएस अग्रवाल में जगह जगह पे ये दिया होता है। ये लिख लो, यहाँ तक कॉपी कर लो। क्वेश्चन अभी कराएंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा और चीजें नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने स्टार्ट में ही बता रखा है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद जाके पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं, और अगर हो जाए तो फिर आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा, बाकी सारे नोट्स जो भी हैं उनको सॉल्व करोगे तभी टॉपिक कंप्लीट होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। सबका हो गया। यस। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू टी फॉर्म। टी फॉर्म का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली कार्टेशियन फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं। इसको कन्वर्ट करना है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। चलो देखो इसको। तो ये इमेजिन करो z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। मैं इस पे एक या दो क्वेश्चन करवा दूंगा, एक करवा दूंगा, ठीक है। तो उसको पहले इसका टॉपिक है क्या वो समझो। a प्लस आई बी ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। अब हमें इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, देखो इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होता है वो होता है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, टी फॉर्म है। इसका एक पोलर फॉर्म भी होता है r थीटा, ये हमारा पोलर फॉर्म है। इसका एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होता है e टू द पावर आई थीटा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बट अभी तुमको सिर्फ यही दो पढ़ने हैं यहां तक। इसका एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होता है, ठीक। तो अभी तुमको सिर्फ यही तक पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक तक सीख लो। ये तो ठीक है, मतलब पोलर फॉर्म भी साथ में ले लिया हमने, क्योंकि r और थीटा तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये r और थीटा यहां तक तो सीख सकते हो, ये अभी हमारे काम का नहीं है। बट एक्चुअल इतने फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसमें स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए होगा, ये पहले लिख लो ताकि मैं ये दोनों मिटा सकूं लास्ट वाले। सर हो चलो आगे देखो। हाँ, अभी कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखो। तो कन्वर्ट करने से पहले इसको विजुअलाइज करना जरूरी है, समझ में भी आना चाहिए हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी ना a और b से हमको a और b दिया होगा, हमको a और b गिवन होगा। a और b से हमको r निकालना है और थीटा निकालना है। तो r को यहां पे हम बोलते हैं मॉड्यूलस, मतलब r की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट ये समझ में भी आना चाहिए कैसे इतना आ गया। और थीटा जो होता है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। तो थीटा निकालने के लिए जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो होती है b बाई ए। ये दोनों अभी हम विजुअलाइज करेंगे, तो टेंशन मत लो, बस फॉर्मूला लिखा है अभी। अब करना क्या है वो सुनो। कोई भी क्वेश्चन होगा तो a और b तो हमको मिल जाएगा क्वेश्चन देख के। जैसे मान लो z दे दिया 2 प्लस 2i और बोला इसको कन्वर्ट करो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो r कैसे निकालोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये निकल गया r। थीटा कैसे निकालोगे, तो थीटा नहीं tan थीटा निकालोगे। tan थीटा कितना आएगा, b बाई ए, 2 बाई 2 मतलब 1 है ना। तो 1 को क्या लिखोगे, tan पाई बाई 4। अब थीटा 45 नहीं लिखोगे है ना, तो थीटा यहाँ पे पाई बाई 4 आ गया। तो r थीटा मिल गया। अब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होगा, ये 2 रूट 2 आएगा। तो आंसर जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में वो लिखोगे r इनटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बन गया। तो ये प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। कैसे करना है इसके सारे स्टेप्स में लिखवाऊंगा, सारे वर्किंग रूल लिखवाऊंगा। इतने सिंपल नहीं होते हैं ये मैंने बहुत सिंपल एक क्वेश्चन लिया था करके दिखा दिया। इसमें बहुत सारे वर्किंग रूल होते हैं, तो इसको हम समझेंगे नो डाउट। पहले करना क्या है, तो आर और थीटा हमको निकालना है। तो आर थीटा के लिए फॉर्मूला लिख दिया है, बट यही सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझने के लिए। हमें आर और थीटा को विजुअलाइज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली उतना ही आता है कि नहीं आता है वो हमको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन है, समझोगे अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताओगे। देखो हम चलते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है तो एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं।
मैंने इस कार्टेशियन प्लेन पे, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, मेरी पता नहीं बहुत ही बुरी बीमारी पकड़ी हुई है, जब भी मैं प्लेन बनाता हूं तो एरो बनाना और एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश और 0, ये लिखना मैं भूलता ही नहीं। तो जब भी ये बना लिया हमने, अब मैंने ना इस पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, मान लो कहीं भी रैंडम पॉइंट, इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं बोल दूं x, y, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैंने बोल दिया x, y, x, y नहीं a, b, मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने a, b बोल दिया है। अब यहाँ पे पहुंचने के, इस पॉइंट पे पहुंचने के, अभी हम कहाँ पे बैठे हैं, हम ओरिजिन पे हैं, ये कंसीडर करो। कोई पर्सन है वो ओरिजिन पे है, उसको P के पास पहुंचना है, तो P के पास पहुंचने के उसके पास दो रास्ते हैं, P के पास पहुंचने के उसके पास दो रास्ते हैं। अगर P का लोकेशन उसको पता है A, B, तो P के पास पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो मूव करे ऑन एक्स एक्सिस थ्रू a डिस्टेंस स्मॉल a मूव करे एक्स एक्सिस पे। तो यहां से पहले वो ऐसे मूव करे, x पे पहुंचे, a डिस्टेंस मूव करके, फिर उसके बाद यहां से वो देखो ऐसे जा रहा होगा, फिर ऊपर टर्न करे, फिर टर्न करे y एक्सिस की तरफ, टर्न थ्रू 90 डिग्री एंड मूव b डिस्टेंस अप। यहां से a डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने, अब वो b डिस्टेंस ट्रेवल करे ऊपर की तरफ, तो ये b डिस्टेंस ट्रेवल करे तो पहुंच गया P के पास। अब ये जो पाथ उसने ट्रेवल किया है ना A और B वाला, तो ये A प्लस आई बी है, A प्लस आई बी है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए एक रास्ता ये है कि X पे A यूनिट ट्रेवल कर लो और Y पे B यूनिट ट्रेवल कर लो, पॉइंट P के पास पहुंच जाओगे। दूसरा रास्ता ये हो सकता है मेथड 2, कि वो ओरिजिन से कोई सर्टेन एंगल पे r डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, किसी सर्टेन एंगल पे। बोलो क्लियर? दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि ओरिजिन से ही किसी सर्टेन एंगल पे वो r डिस्टेंस ट्रेवल कर ले ताकि उस लेवल पे पहुंच जाए। तो अब ये वाला r कितना होगा वो हमको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है, और थीटा कितना होगा वो भी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से निकालनी है। चलो इस ट्रायंगल में r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू बताओ पाइथागोरस थ्योरम से। r स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो क्या ये सेम वैल्यू है कि नहीं? यस सर। थीटा कैसे Yes, sir. थीटा कैसे निकालोगे, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा अगर अप्लाई करो, tan थीटा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है b और बेस है 1, tan थीटा देखो सेम। ओके, तो ये हमारा विजुअलाइजेशन है। पॉइंट P के पास पहुंचना है, मान लो हमको दो रास्ते हैं, एक हम कार्टेशियन फॉर्म के थ्रू जाएं, मतलब x और y कोऑर्डिनेट ट्रेवल करके पहुंचे, दूसरा रास्ता किसी सर्टेन एंगल पे r डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, सीधा P के पास पहुंच जाएंगे। अब छोटे छोटे और फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर, तो फॉर्मूले की लिस्ट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इधर जो फॉर्मूले हमने यूज करे हैं उसकी लिस्ट में यहाँ पे बनाता हूँ, फिर इसका वर्किंग रूल समझाऊंगा और फिर इस पे क्वेश्चंस तुम आराम से कर लोगे। देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, जो फॉर्मूले यहाँ पे हैं वो लिख लो। r की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये जो a है हमारा, a की वैल्यू कितनी होगी, r cos थीटा, ये ठीक है, a की वैल्यू r cos थीटा और b की वैल्यू r sin थीटा। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है, इतना कॉपी करो, तब तक इतना कॉपी करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। चलो यहां देखो, यस सर। तो a r cos थीटा और b क्या हो गया, r sin थीटा। कैसे आ गया, तो इस ट्रायंगल में sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल लेना, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये मान लो इक्वेशन 2 है, ये मान लो इक्वेशन 1 है, इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं 1/2 अगर करते हैं, तो ये r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, ये होता है b/a, तो r से r कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू हो गई b/a।
देखो तुमको कई बुक्स में ये फॉर्मूला ऐसे नहीं दिखेगा, तुमको ऐसे दिखेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। ये एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। tan इनवर्स का मैं थोड़ा सा मतलब बता देता हूं। ये तो tan थीटा अगर लिखा है ना, और कहीं पे tan इनवर्स लिखा है, tan इनवर्स कोई वैल्यू लिखा है, मान लो tan इनवर्स a लिखा है, तो इन दोनों का क्या मतलब होता है? tan थीटा जो होता है ये कोई वैल्यू होती है। जैसे tan 30 कितना होता है? 1/√3। 1/√3 एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, वैल्यू है। tan इनवर्स a लिखा है तो ये कोई एंगल होता है, एंगल होता है। कैसे इसको समझते हैं? जैसे tan 60 डिग्री या tan π/3 अगर बात करें हम, π/3, tan π/3√3 होता है ना, सबको पता है tan 60√3 होता है। तो अगर किसी ने पूछ दिया tan इनवर्स √3 कितना होगा, तो आंसर होगा π/3। तो अभी के लिए बस इतना सा समझ लो इनवर्स में हम कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे b/a जो भी वैल्यू होगी, जैसे मान लो इसने दे दिया tan इनवर्स 1, ये कितना होगा? तो तुम ये सोचोगे कि tan 1 पे कौन सा एंगल लेता है, तो उसका आंसर होगा π/4, 45 डिग्री। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इसका पूरा डिटेल जो 30% ट्रिग्नोमेट्री बची हुई है वो क्लास 12th में है। 70% ट्रिग्नोमेट्री हमने ऑलमोस्ट पढ़ ली है, समझ रहे हो? तो ये तुमको क्लास 12th में है, इस पे हम ज्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे। हाँ, काम चल जाए उतना मैंने बता दिया है कि जब भी tan इनवर्स निकालना हो तो तुम ये सोचना 1 tan में किस एंगल पे आता है, तो π/4 पे आता है। कोई ऐसी पूछ दे cos इनवर्स 1/√2, तो cos 1/√2 कौन से एंगल पे आता है? π/4 पे आता है। ऐसे हम काम करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये अगले साल की बात है। तो एक तो ये फॉर्मूला लिखा होगा, कहीं कहीं पे तुमको, जैसे आर डी शर्मा बहुत फेमस है ऐसा काम करने के लिए, 8th क्लास में 12th की चीजें सिखाने के लिए वो बहुत फेमस है। तो ये ऐसे लिखते हैं, थीटा को tan इनवर्स b/a भी लिख सकते हैं। कितना कॉपी करोगे? फिर मैं इसका वर्किंग रूल सिखाता हूँ। ये ग्राफ जरूर बनाओगे वरना समझ नहीं आएगा। और ये इनवर्स वाला भी लिख लो। डन सर। बहुत बढ़िया, सबका हो गया क्या? यस सर, डन। सर हो गया। चलो अब देखो इसको, इसका वर्किंग रूल क्या है। कोई क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो पहले हम कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, फिर कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, फिर कौन सा स्टेप, और कैसे कैसे फॉलो करेंगे। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दूंगा, छोटा सा है वो, फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, तो हमारा ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तुमको फिर क्वेश्चंस करने हैं बैठ के। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये सारा पढ़ाया बेकार हो जाएगा। अब देखो इसके वर्किंग रूल समझते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो ए और बी को मैं चेंज करता हूं ताकि तुम रट्टाफिकेशन वाला चीज फेल हो जाए।
ए और बी को मैं चेंज करता हूं, ठीक है। कोई भी नंबर हमको मिल गया तो उसको x प्लस आई वाई ले लोगे, ठीक है। x प्लस आई वाई ले लोगे। ये क्वेश्चन मिल गया हमको, जैसे एक एग्जांपल मान लो किसी ने दे दिया 3 प्लस 2√2i, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मिल गया, हमें इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये x प्लस आई वाई मिल गया। सबसे पहला ये वर्किंग रूल है, सबसे पहला काम क्या करोगे, ऑब्टेन द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट होगा x कॉमा वाई। x और y कहां से मिलेगा, इसको देख के मिल जाएगा, क्वेश्चन देख के। ऑब्टेन द पॉइंट P x कॉमा वाई एंड फाइंड द क्वाड्रेंट in which this point lie। बहुत सिंपल है काम ये। जैसे मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है जिसपे थीटा कुछ आ जाए, मैं एक मिनट बुक से देखता हूं, क्योंकि ना अगर आंसर बहुत ही उल्टा फुल्टा आ जाए तो फिर उतना समझ नहीं आता है टॉपिक। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिसको हम साथ में सर -4 + 4√3i। -4√3i है ना, ये क्वेश्चन है आयुषी। तो इसमें अगर हम p निकालें, p हो गया -4 और 4√3 x कॉमा वाई, i को छोड़ के बात हो रही है। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, क्वाड्रेंट 2 में आ गया। इतना कर लिया, स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर बोलो। अब इसका r एंड थीटा फाइंड करना है। तो देखो r निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला, r का फॉर्मूला क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा r का फॉर्मूला है, ओके। ये हमारा r का मॉड्यूलस का फॉर्मूला ये सेम है। देखो r का फॉर्मूला क्या रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें ध्यान रहे पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस साइन को हटाने के लिए मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, इसको याद रखना, r इज ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखोगे। तो इसमें r की वैल्यू क्या आएगी अगर हम निकालना चाहते हैं, तो स्पेस थोड़ा कम है, मैं फास्ट कैलकुलेशन करता हूं। -4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर कितना होगा, 16 और 3 48। तो ये आ गया कितना, 64। आंसर 8 64 आ गया ना, ये पहले ऐड करो, 64 आ गया तो r मिल गया 8। r को -8 कोई भी नहीं लिखेगा, r निकल गया। अब देखो थीटा निकालने के लिए हमें कुछ लंबा चौड़ा काम करना है। सबसे पहले हम अल्फा फाइंड करेंगे, फाइंड अल्फा, थीटा फाइंड नहीं करेंगे, पहले हम अल्फा फाइंड करेंगे। वेयर हमारा जो अल्फा है वो कैसे निकलेगा, tan अल्फा है मॉड्यूलस ऑफ y बाई एक्स, मॉड्यूलस ऑफ y बाई एक्स। अल्फा ऊपर लिख दो, वेयर फाइंड अल्फा वेयर अल्फा इज एन एक्यूट एंगल। अल्फा एक्यूट एंगल है तो मॉड लगा दिया, मॉड लगाने से क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा हमेशा, यस और नो। y बाई एक्स देखो, जैसे यहाँ पे y बाई एक्स क्या होगा, नेगेटिव आएगा ना। वो नेगेटिव को अगर हटाना है तो मॉड लगाना पड़ेगा, तो मॉड लगा दिया। अब जब मॉड लगा दिया तो tan अल्फा को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो tan अल्फा को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा मतलब अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, यस और नो। तो उसको एक्यूट बोल देंगे ना। फिर अगर अल्फा का रेंज हम 0 से 90 के बीच में रख लिए, अल्फा का रेंज अगर हमने 0 से 90 के बीच में रख लिया तो वो तो एक्यूट एंगल हो जाएगा, यस और नो। यस सर। ये एक्यूट एंगल रहे, 0 से 90 के बीच में रहे, इसीलिए हमने y बाई एक्स पे, क्योंकि देखो नेगेटिव अगर आ जाए तो क्या होगा, हमको पता है ना, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, इधर अगर tan पहुंच गया तो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो y बाई एक्स तो नेगेटिव हो सकता है ना, अभी देखो नेगेटिव आ रहा है। इसमें अगर y बाई एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, 4√3 अपॉन -4, ये -√3 आएगा। -√3 तो tan में 0 से 90 के बीच की वैल्यू होती नहीं है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया है। हमने क्या मॉडिफिकेशन किया, तो tan अल्फा पहले कैलकुलेट किया, जहां पे अल्फा जो है वो एक्यूट एंगल है, और tan अल्फा की वैल्यू हमने मॉड ऑफ
y बाई एक्स रख ली है सारे माइनस साइन को हटाने के लिए। बट एक्चुअली अल्फा तो कुछ भी हो सकता है। अल्फा 0 से 90 के बीच में क्यों होगा, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमको अल्फा मिल गया है। अब ये चीज हमको हेल्प करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है उसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे ए पार्ट, देखो आर हमने निकाल लिया, अब थीटा निकालना। इफ पी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है देन थीटा की जो वैल्यू होगी वो अल्फा के इक्वल हो जाएगी। अगर पी क्वाड्रेंट 2 में लाई करता है देन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस अल्फा हो जाएगी। पाई माइनस अल्फा मतलब 180 माइनस वो अल्फा जो निकाले हो। अगर पॉइंट क्वाड्रेंट 3 में लाई करता है देन थीटा जो होगा वो पाई प्लस अल्फा, 180 में अल्फा ऐड कर लेंगे। और अगर क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है तो थीटा क्या होगा, 2 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, 360 माइनस अल्फा। तो लेफ्ट साइड तो पूरा लिख लिए होगे, लेफ्ट साइड तो कॉपी कर लिए होगे ना। यस सर। मैं इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे यहाँ देखो ब्लैक से, तो क्वेश्चन जो मिला था हमको, ये क्वेश्चन में z था -4 प्लस 4√3i। सबसे पहले मैं सारे स्टेप्स फॉलो करवाता हूँ। तो पॉइंट P हमने लिया -4 4√3, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट लाइज इन क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 मतलब ये होने वाला है ना। आगे चलते हैं, r निकालो। r का पहले फॉर्मूला लिखना, x² प्लस y², ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हो गया 16 और इसका स्क्वायर 16 इंटू 4 मतलब 8 आ गया, है ना, ये 8 आ गया। अब निकालेंगे हम tan अल्फा, tan थीटा नहीं निकालेंगे, भले उसका फॉर्मूला है हमारे पास बट इसमें माइनस प्लस हमने नहीं सीखा है अभी, है ना। तो निकालेंगे tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू होगी मॉड्यूलस ऑफ 4√3 अपॉन -4। तो पहले तो 4 से 4 कट गया, ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ -√3। अब रूट के बाहर क्या आएगा, आई मीन मॉड के बाहर क्या आएगा, √3। तो √3 को tan में कौन सा एंगल मिलता है, tan π/3 मिलता है। अब tan से tan कैंसिल नहीं करोगे, एंगल्स को इक्वेट कर लोगे, तो अल्फा मिल गया π/3। 60 होता है बट 60 को हम π/3 लिखेंगे। अब एज पॉइंट लाइज इन क्वाड्रेंट 2 सो थीटा विल बी पाई माइनस अल्फा। ये कितना हो गया, पाई माइनस π/3, कितना हो गया 3 - 1 2 π/3। तो टी फॉर्म क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो गया -4 प्लस 4√3i इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। अब r और थीटा की वैल्यू पुट करो, तो r कितना लिखा है हमने, 8 इंटू कॉस 2 π/3 प्लस i साइन 2 π/3। ये हमारा आंसर हो गया। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। यस सर। आरुष, गीतन, यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। अभी यहाँ से लिखना शुरू करो, जहाँ पे मैंने अभी निशान बनाया है, यहाँ से लास्ट तक लिखो। ये पूरा वर्किंग रूल है और इस क्वेश्चन को भी साथ में यहाँ तक कॉपी कर लो। ये तो कॉपी कर ही चुके हो, इसको मत लिखना, फिर से लिखो जल्दी। ओके, कॉपी करके बता दोगे। सर हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अच्छा एक ना बुक में कहीं कहीं तुमको कंफ्यूजन होगी। फोर्थ में अगर क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है तो बहुत सारी बुक्स में देखो कैसे लिखा होता है। अगर पॉइंट हमारा क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है तो थीटा को वो माइनस अल्फा लिख देते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा को वो ऐसे लिखते हैं, मैंने देखा नहीं है डिटेल में, तो शायद वो -पाई प्लस अल्फा, पता नहीं, या फर्स्ट में ऐसे लाई करता है। एनीवेज मुझे फोर्थ का तो पता है, फोर्थ में वो सेकंड और थर्ड में शायद कुछ और लिखते हैं, मैंने देखा नहीं है क्या लिखते हैं।
तो ये लिखते हैं। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी सही है। मैं तुम्हें एक बात पूछता हूँ, मान लो यही पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता, यही पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता, तो हमारा थीटा क्या होता? हमारा थीटा होता 2 पाई माइनस पाई बाई 3। यस और नो? 7 पाई बाई 3 होता। बोलो सही बात है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो 11 पाई बाई 3 आ रहा है। 11 पाई बाई 3 या 7 पाई बाई 3? ये 5 पाई बाई 3 है। तुम लोगों का ध्यान पता नहीं कहाँ है। 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3। मेरी हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हो गया 5 पाई बाई 3। तो अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जा रहे हैं तो हम थीटा क्या लिखेंगे? 5 पाई बाई 3। और आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे अपने आंसर को 8 इंटू कॉस 5 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 3। हम तो ये आंसर लिखेंगे। अब जिस बच्चे ने इस वाली बुक से पढ़ाई की है वो आंसर क्या लिखेगा? उसका थीटा कितना आएगा बताओ? माइनस पाई बाई 3 आएगा ना। किसी किसी बुक में थीटा को माइनस अल्फा भी लिख देते हैं, तो उसका आंसर इसके अकॉर्डिंग Yes, आएगा, sir. बस साइन और कॉस के पास ये वैल्यूज होगी। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये वाला और ये वाला कॉस माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 3, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। कैसे सेम है वो सुनो। चलो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन। हम इन दोनों एंगल्स को विजुअलाइज करते हैं। कौन कौन से एंगल्स को? पहला हमारा थीटा हो गया, मान लो हमने क्या लिखा 5 पाई बाई 3 और इसने लिखा माइनस पाई बाई 3। हम इन दोनों को विजुअलाइज करते हैं, क्या हमारी टर्मिनेटिंग रे सेम पॉइंट पे जाकर रुक जाती है या नहीं रुक जाती है। 5 पाई बाई 3 कितना होगा ये? तो 5 इंटू 60 ये होगा 300 डिग्री, और ये कितना होगा? माइनस 60 डिग्री। हमें ये भी पता है कि पॉजिटिव एंगल में रिवॉल्विंग रे इस तरीके से रोटेट करती है और नेगेटिव एंगल के लिए वो ऐसे रोटेट करती है। पता है सबको? ये ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूं मैं। Yes, sir. ये Yes, हमारा sir. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा पॉजिटिव मेजर होता है, और ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा नेगेटिव मेजर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम आगे चलते हैं तो क्या होगा? देखो क्या होगा। हमको ये देखना है कि हमारी जो फाइनल टर्मिनेशन है, डेस्टिनेशन जो पॉइंट है, वो क्या सेम है कि नहीं है। तो पहले हम 300 डिग्री ट्रेवल करने के लिए क्या करेंगे? हमारी रिवॉल्विंग रे जो अभी मान लो रेड से है, ये हमारी रिवॉल्विंग रे है इतनी बड़ी सी, जिसकी लेंथ कितनी है? 8। इसकी लेंथ है 8। रिवॉल्विंग रे मतलब रेडियस जो है उसका 8 है। अब ये 8 वाली रे पहले तो इसको 300 डिग्री पहुंचाना है, तो ये यहां तक पहुंची। समझ पा रहे हो कैसे रोटेट कर रही है? इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो 300 डिग्री यहां पहुंच जाएगी ना। ये रिवॉल्विंग रे हमारी इस पोजीशन पे अभी मान लो OP, तो ये 8 सेंटीमीटर है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो OP जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। अब कितना एंगल वो ट्रेवल करके यहां तक पहुंची है? तो ये 90, ये 90, ये 90, कितना हो गया? 270, और ये मान लो 30 और हो गया। तो ये हो गया 300 डिग्री यहां से लेकर यहां तक। अब इधर से उसी एंगल को मेजर करो, तो क्या ये माइनस 60 होगा? नहीं, माइनस 60 कैसे? रुक Yes, जाओ, sir. अरे रुक जाओ। हमने कितना ट्रेवल करना है? 300 ट्रेवल करना है ना। हाँ, इधर से 30 ट्रेवल करना है, तो ये हमारा 300 हो गया। अब क्या इधर से माइनस 60 होगा वो? यस सर। माइनस तो बस हमको बता रहा है डायरेक्शन, एक्चुअली वो 60 डिग्री होगा ना। माइनस तो हमको ये बता रहा है कि जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है एंगल मेजर करने का, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या हम सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं? माइनस 60 भी उसी लाइन को डिनोट करेगा। बोलो भाई हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या यस सर। दोनों सेम ले सकते हैं? दोनों सेम है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन दोनों में? ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है। तो अभी के लिए ये समझ लोगे कि थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा भी करेक्ट है और थीटा इक्वल टू 2 पाई अल्फा भी करेक्ट है। कोई तुमसे हो सकता है आगे चल के क्लास में कोई फ्रेंड, टीचर्स तो ऐसी बातें नहीं करेंगे, टीचर्स को पता है दोनों सेम है,
बट कोई फ्रेंड तुमको हो सकता है डराना चाहे कि तुम्हारा आंसर गलत हो गया, तो उसको सिखा देना बिठा के आराम से, है ना, उसको आराम से बैठ के सिखा देना कि तुम इधर से जा रहे हो, हम एक ही डायरेक्शन हमेशा फॉलो कर रहे हैं। तुम क्या करोगे, कभी इधर से एंगल मेजर करोगे, कभी इधर से मेजर करोगे, तुम तो खुद रूल ब्रेक कर रहे हो। हम तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, जिसको पूरी दुनिया पॉजिटिव मानती है, हम वही रूल फॉलो कर रहे हैं हमेशा। तुम इधर से नेगेटिव लोगे, इधर से पॉजिटिव लोगे, खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। तो बोल दो हम इस तरीके से चल रहे हैं, ये सबसे बेस्ट हमको लगता है। बोलो क्लियर यहां तक की बात? यस Yes, सर। sir. यस सर। अपना एक लास्ट टॉपिक बचा है छोटा सा, जिसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या है वो थोड़ा सा जो रूल हमने 10th में नहीं किया था। तो ax² + bx + c = 0। अब थर्ड केस बस हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर d हमारा नेगेटिव हो जाए तो उससे पहले x की वैल्यू होती है -b ± √d/2a। तो हालांकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लास में करा रखा है सब, तो कभी फिर टाइम मिलेगा तो हम लोग कर लेंगे वो सब। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें d नेगेटिव है। कोई मुझे हेल्प कर सकता है क्वेश्चन देने में, क्योंकि मुझे बुक खोलना पड़ेगा। किसी के पास है कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का? या मैं देखता हूँ, मुझे मिल जाएगा जल्दी। सर 2x² हाँ 2x -√3 + 1 = 0। -√3x + 1 = 0, ये है ना। देखो सबसे पहले इसका d निकालो, तो d हो गया b² - 4ac। सारा फॉर्मूला सब सेम है, ये -√3 का स्क्वायर -4 × a × c, तो ये हो गया 3 - 8, कितना आ गया -5। d नेगेटिव आ गया ना, तो अल्फा और बीटा कैसे लिखोगे? अल्फा होगा -b + √d/2a एंड बीटा होगा -b - √d/2a। चलो निकालते हैं। -b, तो माइनस ऑफ -√3 + √d -5/2 × 2, तो ये हो गया √3 + √5 माइनस का है। देखो अगर ये 10th होता तो हम छोड़ देते, है ना, बट अब नहीं छोड़ पाएंगे। 5i² लिखेंगे इसको, अपॉन में 4, तो ये कितना आ गया? √3 + √5i/4, ये हमारा अल्फा हो गया। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो रूट के अंदर रहेगा, लेकिन i परफेक्ट स्क्वायर है, वो रूट के बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से बीटा निकालोगे तो बीटा होता है -b - √d/2a, तो आंसर जो आएगा वो √3 - √5i/4। मैंने इतना जल्दी कैसे लिख लिया? इतने सारे स्टेप्स मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। एक बात मुझे पता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स जब भी आते हैं ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स जब भी आते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे लिख लोगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ओ नहीं 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 वेट, नहीं नहीं ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। एक कंडीशन है जब ऐसा नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर प्रोवाइडेड द कोएफिशिएंट मतलब a, b एंड c आर रियल। यही रूल क्लास 10th में भी था। क्लास 10th में क्या था, मैं वो भी लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। किसी किसी को पिछले साल की बात याद आ रही होगी, वहां पे कॉम्प्लेक्स नहीं था, वहां पे इररेशनल रूट्स थे। irrational roots always occur in conjugate pair provided the coefficients are rational। ठीक है, तो ये हमारा ये क्लास 10th में हमने पढ़ा था। 10th क्लास में हमको इररेशनल रूट्स मिलते थे, तो अगर किसी ने बोल दिया अल्फा हमारा 2 + √3 है, तो बीटा 2 - √3 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, ए बी सी हमारे रैशनल होने चाहिए। ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे भी है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो भी कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। इस पे भी कंडीशन लगी है कि कोएफिशिएंट ए बी सी इस बार रियल होने चाहिए। यहाँ पे देखो सारे रियल नंबर हैं, 2 भी रियल है, √3 भी रियल है, 1 भी रियल है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर आना ही है। मैं दिखाई देता हूँ कैसे आएगा।
तो इसका देखना बीटा क्या आएगा, √3 माइनस √5i/4 आएगा। देख लो कैसे आएगा। तो माइनस ऑफ माइनस बी, ये कितना हो गया, माइनस ऑफ √3 माइनस √-5/4। देखते रहो, ये हो गया √3, इसको क्या लिखोगे, √5i नहीं लिख लोगे, अपॉन 4। यही वैल्यू मैंने पहले लिखी थी, इसका कॉन्जुगेट है ये, देख रहे हो ना, इसका कॉन्जुगेट है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक का। आई होप सब क्लियर है सबको। यस सर। पूरे 2 घंटे में कुछ भी समझ नहीं आया हो? गीतन? सर आप भी सुन। अच्छा।